तो आज हम लोग करने जा रहे हैं जितने भी टाइप के सर्किट प्रॉब्लम्स होते हैं, है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी टाइप के सर्किट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, है ना, वो सारा सर्किट प्रॉब्लम का जो दिक्कत होता है लोगों को, वो सारा दिक्कत एक वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, है ना। उससे पहले हम आपको बता दें, इसमें हम लोग ढेरों क्वेश्चन करने जा रहे हैं, देख सकते हैं, है ना। 40-50 क्वेश्चन हम लोग करेंगे सर्किट एनालिसिस के ऊपर। सर्किट एनालिसिस का जितना भी क्वेश्चन होता है वो सारा इस वीडियो के साथ उसका प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। इसको आप लोग प्रैक्टिस के लिए देख सकते हैं। तो उसके लिए उससे पहले थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का। करंट इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे पहला आप लोगों ने पढ़ा होगा V = IR, V पोटेंशियल, V वोल्टेज, I करेंट, R रेजिस्टेंस, है ना। लेकिन ये पूरा गलत है। V = IR नहीं होता है, डेल्टा V = IR होता है। डेल्टा V क्या हुआ? V मतलब होता है पोटेंशियल, डेल्टा V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, मतलब जब तक दो पॉइंट के पोटेंशियल में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तब तक करंट फ्लो कर ही नहीं सकता है ना। तो करंट फ्लो होने के लिए ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पोटेंशियल अलग हो। दूसरा, इसमें हम लोग सर्किट प्रॉब्लम में नोडल एनालिसिस को काफ़ी ज़्यादा यूज कर रहे होंगे। सर्किट एनालिसिस के क्वेश्चंस में हम लोग नोडल एनालिसिस को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो देंगे। और नोडल एनालिसिस को तवज्जो देने का रीज़न जो है, जो मेन रीज़न है जिस कारण से हम लोग नोडल एनालिसिस को तवज्जो दे रहे होंगे, वो ये है कि इससे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा जल्दी बनते हैं। क्या होता है इसमें करना कि कहीं एक पर कोई एक नोड पकड़ लेते हैं, कोई एक पॉइंट पकड़ लेते हैं, वहाँ पर जीरो मान लेते हैं। वहाँ पर जैसे ही जीरो मानते हैं, ठीक है, ऐसा जगह जीरो मानते हैं जहाँ से हम लोग को मैक्सिमम जीरो मिले। और उसके बाद हम लोग डेल्टा V = IR हर जगह लगाते हुए चले जाते हैं, ठीक है। और अगर कहीं फंस जाते हैं, मतलब बीच में मान लेते हैं अगर रेजिस्टेंस आ जाता है, अगर बीच में रेजिस्टेंस आ जाता है तो अगर एक जगह फंसे तो X मान लेते हैं, एक और जगह फंसे तो Y मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं फिर भी फंस गए तो Z मान लेंगे, ठीक है। तो इतना सारा कोऑर्डिनेट मानना है, ये बात सही है। लेकिन जब X के बारे में बात करो तो Y को भूल जाओ, जब Y के बारे में बात करो तो X को भूल जाओ। मतलब जब पहली वाली के बारे में बात करो तो दूसरी वाली को भूल जाओ, और जब दूसरी वाली के बारे में बात करो तो पहली वाली को भूल जाओ। ये सिंपल सा अप्रोच लगाएंगे, ठीक है। जैसे अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें रेजिस्टेंस 10 ओम है, जितना भी रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो कोई भी एक पॉइंट पकड़ लेते हैं जहाँ पर जीरो मान लेते हैं, हम अपना पसंद से यहाँ मान लेते हैं 0 वोल्ट, 0 वोल्ट, 0 वोल्ट, 0 वोल्ट, ठीक है। ये देखिए, जब बड़ा डंडा को पास करेंगे, बड़ा डंडा, तो +10 होगा, +10, 0 + 10 10, 0 + 20 20 वोल्ट, 0 + 30 यहाँ 30 वोल्ट होगा। और यहाँ देखिए 0 + 60, यहाँ 60 60 60 60 60 वोल्ट, ठीक है। यहाँ है 60 वोल्ट, यहाँ है 10 वोल्ट। कितना वोल्टेज का डिफरेंस है। डेल्टा V = IR लगाने जा रहे हैं, डेल्टा V = IR, करंट निकालेंगे कितना फ्लो हो रहा है। तो I = डेल्टा V/R, तो कितना है पोटेंशियल में अंतर, कितना है 50, रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है 10, तो इधर 5 एम्पीयर करंट जाएगा। तो इस तरह यहाँ लगाएंगे, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 40, और रेजिस्टेंस कितना है 10, 40/10 कितना 4 एम्पीयर करंट इधर फ्लो होगा। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ये यहाँ से कितना करंट जा रहा होगा। यहाँ से 60 वोल्ट है, यहाँ 30 वोल्ट है, 60 में से 30 है कितना 30/10 3 एम्पीयर, 3 एम्पीयर करंट यहाँ से फ्लो हो रहा होगा। अब बात करते हैं कि कौन सा यहाँ बैटरी चार्ज हो रहा है या फिर डिस्चार्ज हो रहा है। ये देखिए, करंट का जो फ्लो होता है उस डायरेक्शन को करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, मतलब जहाँ ज़्यादा वोल्टेज होगा वहाँ जाना चाहेगा जहाँ कम वोल्टेज होगा, है ना। इसको पानी के एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि पानी हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो होता है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ, ठीक है। इसको एक आध एग्जांपल से और समझ सकते हैं। हवा जो होता है, हवा भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो होता है। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि पहाड़ वगैरह पे
पहाड़ वगैरह पे प्रेशर कम होता है ना, तो वहाँ पर ठंडी इसलिए ज़्यादा होती है, बर्फीली हवा ज़्यादा होती है। दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं आप लोग, समुद्र के किनारे कभी भी, खैर छोड़िए हम लोग अपने टॉपिक से भटक रहे हैं। तो यहाँ पर 30 एम्पियर, यहाँ पर अब देखते हैं कि कौन सा बैटरी चार्ज हो रहा है और कौन सा बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो देखिए बैटरी का चार्ज और डिस्चार्ज होने का जो कॉन्सेप्ट है, बैटरी कब चार्ज होगा, इधर कर देखो, बैटरी कब चार्ज होगा, मतलब पहले बैटरी कब डिस्चार्ज होगा। देखिए तो बैटरी डिस्चार्ज कब होगा, इसका सिंपल सा क्वेश्चन है कि हम लोग बैटरी खरीदते कहाँ हैं। चलिए ये अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप इस सर्किट को। ठीक है, तो इस सर्किट को देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देख के साथ पता चल रहा है कि नोडल एनालिसिस का ज़रूरत पड़ेगा, है ना। तो 0 मान लेते हैं कहीं पर, 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट। ठीक है, अब मूव करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ 0 से यहाँ जाएंगे 60, बड़ा डंडा क्रॉस किए तो +60, यहाँ पर 60। अब ये क्वेश्चन हाथ में है, 0 + 30 30, 0 + 40 40, 60, 0 + 50 50, बड़ा डंडा क्रॉस किया। अब देखिए यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना का है, 60 - 50 10। ठीक है, तो करंट कितना हो जाएगा, 10/10 1 एम्पीयर। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 20 का, और रेजिस्टेंस 10, डेल्टा V = IR, I डेल्टा V/R, 20/10 2 एम्पीयर करंट इधर आ जाएगा। इधर का बात करें, इधर कितना करंट आ जाएगा, 60 - 40 / 10, 3 एम्पीयर का करंट इधर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ देख रहे होंगे आप लोग, ये वाला करंट जो पास करेगा, ये बड़ा वाला डंडा जो कि प्लस है बैटरी का, और बैटरी का छोटा वाला डंडा जो कि माइनस है। तो ये जो करंट पास करेगा, ये छोटा डंडा से पास कर रहा है, माइनस से पास कर रहा है। इसका ये मतलब हो गया कि पावर जो है वो बैटरी सप्लाई नहीं कर रहा है, बल्कि पावर बैटरी खा रहा है। मतलब बैटरी जो है इसमें चार्ज हो रहा है, बैटरी डिस्चार्ज होने के बजाय चार्ज हो रहा है। यहाँ भी वही हो रहा है, यहाँ भी छोटे डंडे से निकल रहा है ना, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जा रहा है बैटरी के। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, बैटरी चार्जिंग हो रहा है बैटरी का। यहाँ इस बैटरी के साथ भी क्या हो रहा है, चार्जिंग ऑफ बैटरी हो रहा है, बैटरी चार्ज हो रहा है। और यहाँ बात करें, देखिए तो ये 3 एम्पीयर आएगा, ये 2 एम्पीयर आएगा, ये 1 एम्पीयर आएगा, और ये फिर ऐसे घूम के जाएगा यहाँ सर्किट से फिर बढ़ जाएगा, अलग अलग करंट चला जाएगा अलग अलग वायर में। तो यहाँ देखिए 3 एम्पीयर 2 एम्पीयर 1 एम्पीयर 6 एम्पीयर का करंट इससे पास करेगा। हाँ, यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, यहाँ बड़े वाले डंडे से निकल रहा है, प्लस से निकल रहा है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है। और बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है तो यहाँ से जा रहा है, कितना एम्पीयर का करंट जा रहा है, 3 × 2 = 5 = 6 एम्पीयर का करंट यहाँ से पास कर रहा है। यहाँ से चूँकि 6 एम्पीयर का करंट पास कर रहा है ना, तो यहाँ पर बैटरी क्या कर रहा है, बैटरी जो है पावर दे रहा है ना, बैटरी हम लोग को पावर दे रहा है, इसलिए वो खुद डिस्चार्ज हो रहा है, वो खुद अपना पावर लूज कर रहा है, वो पावर हमको दे रहा है। इसीलिए तो बैटरी हम खरीदते हैं कि वो जो है सो अपना पावर लूज करें और वो पावर हमको दे, जिससे कि हम उसको अलग अलग तरह से यूज कर सके, जैसे कि पंखा चला सके उस पावर को यूज करके, जो पावर हमको बैटरी देगा, या फिर बल्ब को जला सके। ठीक है, तो ये इसका टोटल नोडल एनालिसिस हो गया। देखिए अब जंक्शन लॉ को समझते हैं। जंक्शन लॉ क्या बोलता है कि किसी भी जंक्शन पर करंट या फिर चार्ज इकट्ठा नहीं हो सकता है। मतलब अगर कोई जंक्शन है तो वहाँ पर टोटल करंट जो हो जाएगा वो 0 होगा, वहाँ पर करंट नहीं रुक सकता है। ठीक है, ओके, जंक्शन लॉ क्लियर है। अब आइडियल एमीटर की बात करते हैं। आइडियल एमीटर क्या होता है, देखिए एमीटर क्या होता है, एमीटर वो डिवाइस होता है, एमीटर वो मशीन होता है जो हमको करंट नाप के बताता है कि कितना करंट खर्च हो रहा है। तो एक आइडियल एमीटर क्या होता है, तो एक आइडियल एमीटर ऐसा मीटर होता है जो कि जितना करंट जा रहा है उतना टोटल हमको बता दे, जितना करंट जा रहा है वो टोटल हमको बता दे। मतलब कि करंट जो है वहाँ से फिर बट के दूसरे जगह न जाए, है ना, मतलब उसके पैरेलल में कोई और दूसरा वायर नहीं होना चाहिए जहाँ से कि वो करंट जाए। ठीक है,
तो ये आइडियल मोटर भी क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाते हैं। अच्छा, वोल्टेज डेल्टा V इक्वल टू आई आर जोन पर है, इसमें वोल्टेज कब जीरो हो सकता है? वोल्टेज जीरो कब होगा? या तो जब करंट जीरो हो जाए, या तो जब रेजिस्टेंस जीरो हो जाए। इसको काफ़ी लोग बहुत गलत तरह से लेते हैं। वो हमेशा ये तो मानते हैं कि अगर वोल्टेज जीरो है तो इसका मतलब कि करंट ही जीरो होगा, है ना, जबकि ये बहुत गलत स्टेटमेंट है। वोल्टेज जीरो है तो रेजिस्टेंस भी जीरो हो सकता है, ये चीज़ ध्यान में रखने वाला। अब अगले सर्किट की ओर आते हैं। इस सर्किट को थोड़ा एक बार देख लीजिए। ये सारा 10 ओम का रेजिस्टेंस है, 10 ओम का रेजिस्टेंस है। एक नज़र इस क्वेश्चन को देख लीजिए। अब इसमें क्या करें, इसमें कहाँ जीरो मान, जहाँ मन करे मान, चलो यहाँ मान लेते हैं। कहीं फंसे तो एक्स को याद कर लेंगे, फिर फंसे तो वाई को याद कर लेंगे, फिर फंसे तो जेड को याद कर लेंगे, है ना। और जब एक्स के बारे में बात करना है तो वाई को भूल जाना है, और जब वाई के बारे में बात करना है तो एक्स को भूल जाना है। यहाँ जीरो मान लीजिए, जीरो, ये बड़ा डंडा क्रॉस किया, 0 + 20, और ये फिर बड़ा डंडा क्रॉस किया 70, ये जीरो, है ना। और ये 20 खाली वायर 20, है ना। यहाँ देखिए, तो यहाँ करंट कैसे जाएगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, 7 एम्पियर का करंट यहाँ जाएगा, और यहाँ हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल 2 एम्पियर का करंट जाएगा, ठीक है। तो ये 7 एम्पियर का करंट आया इधर से, ये 2 एम्पियर का करंट आया इधर से। जंक्शन पर एक भी करंट जमा नहीं हो सकता है, जंक्शन लॉ भी देखें। तो इस 7 एम्पियर और 2 एम्पियर दोनों करंट कहाँ चला जाएगा, यहाँ 9 एम्पियर का करंट चला गया। यहाँ देखिए बड़ा डंडा से पास हो रहा है, तो यहाँ पावर जो है बैटरी सप्लाई करेगा, है ना। तो पावर कितना सप्लाई करेगा, तो पावर इक्वल टू VI 20 × 90, 180 वाट पावर सप्लाई करेगा बैटरी, 180 वाट पर सेकेंड, 180 वाट, ठीक है। ये बैटरी क्या होगा, डिस्चार्ज, क्योंकि पावर जो है बैटरी हम लोग को दे रहा है 180 वाट। ये बैटरी दे रहा है 180 वाट पावर, है ना। 180 वाट का बल्ब जल सकता है इससे, और खैर 180 वाट का बल्ब अब आता नहीं है, जनरली 5 वाट का आता है। 5 वाट को डिवाइड कर दिया, मतलब 36 बल्ब इतना से जल सकता है इतना पावर ये बैटरी दे रहा है। अब इस वाले की बात करते हैं। तो देखिए 9 एम्पियर का करंट आया ऐसे खट। अब यहाँ 7 एम्पियर का करंट आया, तो कहाँ से आया होगा, 9 एम्पियर आया, यहाँ 7 एम्पियर ही गया, मतलब 2 एम्पियर इधर चला गया, तो 7 एम्पियर ही इधर आया। तो यहाँ से बस 7 एम्पियर ही पास कर रहा है। पावर इक्वल टू VI, ठीक है। तो 50 × 7, 350 एम्पियर, यहाँ से 350 वाट, ये 350 वाट बैटरी जो है वो हमें सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का पूरा मॉडल एनालिसिस हम लोग कर दिए। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब काफ़ी तेज़ी से अब क्वेश्चन सोल्व करेंगे अब, क्योंकि अब बेसिक्स क्लियर कर दिए हैं। यहाँ रेजिस्टेंस सारा 10 ओम का रेजिस्टेंस है, 10 ओम, ये भी 10 ओम, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, सर्किट एनालिसिस करते हैं, क्या हो रहा है सर्किट में, कैसे हो रहा है। कहीं पर जीरो मान लेते हैं, कहाँ माने, जहाँ मन वहाँ मान लो, ये ले जीरो, यहाँ मान लीजिए जीरो, 20 -30, छोटा वाला डंडा से पास किया, -10, 0 + 10, यहाँ भी 10, ओके, 0 20। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये यहाँ से जाएगा 1 एम्पियर का करंट, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ये यहाँ हाई पोटेंशियल 10, लो पोटेंशियल -10, पोटेंशियल डिफरेंस 20 का 20/10, 2 एम्पियर। अब यहाँ आते हैं, यहाँ ये 20 वोल्ट 0 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज का डिफरेंस कितना है 20 वोल्ट का, 20/10, 2 एम्पियर करंट पास करेगा यहाँ से। अब यहाँ देख सकते हैं बैटरी कौन चार्ज हो रहा है, कौन डिस्चार्ज हो रहा है ना। जैसे ये 2 एम्पियर का करंट, इससे कितना पास करेगा, 2 एम्पियर, तो बड़ा डंडा से निकल रहा है, ये बैटरी हो रहा है क्या, डिस्चार्ज, पावर बैटरी सप्लाई कर रहा है। यहाँ ये 1 एम्पियर का करंट आया, ये 1 एम्पियर का करंट आया, ये 2 एम्पियर का करंट आया, ये 2 एम्पियर का करंट आया, ये 2 एम्पियर का करंट आया, और ये 2 एम्पियर का करंट। अब हमको देखना क्या है, 2 एम्पियर का करंट ऐसे आया, यहाँ से कितना आया था 2 एम्पियर का, 4 एम्पियर, 2 एम्पियर का करंट इधर से भी आ रहा था, है ना। और इधर जो है 2 एम्पियर ही गया, इधर 2 एम्पियर चला गया, 2 एम्पियर का करंट आ रहा था, इधर चला गया, मतलब इधर नहीं गया, इधर करंट नहीं गया, तो मतलब ये 1 एम्पियर का करंट इधर से ही पास करा रहा है, और ये 2 एम्पियर का करंट अपना इधर से चला जाएगा, तभी वहाँ पर 2 एम्पियर पूरा होता है।
मतलब यहाँ से 1 एम्पियर का करंट जा रहा है, यहाँ से 2 एम्पियर का करंट जा रहा है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये 0 वोल्ट 0 0 0 0 0 सब जगह जूम कर लेते हैं। 120, ये 120 120 120 120, 4 एम्पियर का करंट इधर जा रहा है, 2 एम्पियर का करंट इधर जा रहा है, इधर 12 एम्पियर का करंट जा रहा है, इधर 10 एम्पियर का करंट जा रहा है ना। टोटल करंट जोड़ ली। बैटरी से कितना जा रहा है, बैटरी से जा रहा है 12 10 22 2 24 4 28 एम्पियर का करंट बैटरी से जा रहा है। और पावर सप्लाई पे बैटरी कितना है, VI 28 इंटू 120, जो कि बराबर हो जाएगा 280 3360 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ भी नोडल एनालिसिस करेंगे। कहाँ पर 0 मान लेते, इधर मान लेते हैं, नहीं इधर ही मान लेते हैं। 0 + 10 ये बड़ा डंडा क्रॉस किया, 30 10 40 10 10 + 20 20 10 30। अब देखिए ये बड़ा पोटेंशियल है, ये छोटा पोटेंशियल है, तो 40 - 30 10 10/10 1 एम्पियर का करंट इधर जा रहा है। 40 - 0/10 4 एम्पियर का करंट इधर पास कर रहा है। ठीक है, बस अब अपन आ सकते हैं। ये सर्किट भी इस तरह से हमारा सॉल्व हो गया। ये 4 एम्पियर का करंट आ रहा है, इधर भी 4 एम्पियर जाएगा, ये 4 एम्पियर यहाँ देखिए बड़ा डंडा से पास कर रहा है, मतलब पावर बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब बैटरी पावर सप्लाई कर रहा है। ठीक है, ये 4 एम्पियर का करंट ऐसे आया ऐसे आया ऐसे 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 ऐसे। ये देखिए यहाँ से कितना करंट गया होगा, ये देखना है यहाँ से कितना करंट, इस बैटरी से कितना करंट पास किया है। देखिए यहाँ से 1 एम्पियर गया, यहाँ 4 एम्पियर, इधर 1 एम्पियर चला गया, 4 एम्पियर इधर आ गया। मतलब इधर कहीं ना कहीं अगर इधर का बात करें, यहाँ से तो इधर ऐसे जा रहा है, 1 एम्पियर का करंट ऐसे गया, 1 एम्पियर का करंट ऐसे गया होगा, 1 एम्पियर का करंट ऐसे आया होगा, ये 1 एम्पियर का करंट ऐसे घूम घाम के फिर यहाँ आ गया होगा। तो मतलब हमको पता चल रहा है कि यहाँ से कहीं ना कहीं 5 एम्पियर का करंट रहा होगा। इस बैटरी से 5 एम्पियर का करंट पास किया है, तभी इधर 4 चला गया, इधर 1 चला गया। ठीक है, बाकी ऐसे आप अपना नोडल एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ से 1 एम्पियर का करंट पास कर गया, इसके छोटे से जा रहा है, इसका माइनस से जा रहा है, तो यहाँ पर बैटरी चार्ज हो रहा है, पावर मतलब बैटरी खा रहा है। ठीक है, नोडल एनालिसिस देख सकते हैं। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। 4 एम्पियर का करंट इधर आया, 1 एम्पियर का उधर चला गया, टोटल इधर से 5 एम्पियर का आया होगा, ये 4 और ये 1 घूम के इधर आया होगा, 5 4 1। ठीक है, जंक्शन पर कोई भी करंट जमा नहीं हुआ। तो अगले सर्किट की तरफ आते हैं। अब देखिए यहाँ कहाँ 0 माने, जहाँ मन तहाँ मान लें। कौन का है 0 20 40 40 20 60। ठीक है, अब यहाँ गए, फंस गए, कोई बात नहीं, फंसे एक्स मान लिए, जहाँ फंसे एक्स मान लिए। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब जंक्शन लॉ को अप्लाई करेंगे, अप्लाई कर देंगे किसको, जंक्शन लॉ को। देखिएगा किस तरह से जंक्शन लॉ को अप्लाई करेंगे। क्या कहता है जंक्शन लॉ, जंक्शन लॉ कहता है कि कभी भी कोई भी जंक्शन पर करंट इकट्ठा नहीं होगा, करंट जो है पास कर जाएगा, है ना। तो मतलब जंक्शन पर करंट 0 होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इधर मान लेते करंट जा रहा है, इधर करंट जा रहा है, इधर करंट जा रहा है। एक्स को मान लेते हैं हायर पोटेंशियल है, 10 ओम का सारा रेसिस्टेंस है। ठीक है, तो चलिए 60 ये 20 ये रहा 0 0 0 0 खट खट खट। ओके, अब देखिए इधर जा रहा है, मान लीजिए x/10 प्लस x -20/10 प्लस x -60/10। ये सारा करंट लिख लिया हम। और ये जंक्शन लॉ के हिसाब से जंक्शन पर करंट होना चाहिए 0, तो इसको 0 के इक्वल टू कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसको सोल्व कर लेंगे सिंपली। 3x - 80 = 0, x = 80/3 वोल्ट। तो x का वैल्यू आ गया 80/3 वोल्ट। अब कितना करंट जा रहा होगा किधर, ये पता कर लेते हैं। तो देखिए 80/3 में से 20 को घटाना पड़ेगा, है ना। तो 80/3 में से 20 को घटाएंगे, 20/3 आ जाएगा। 20/3 को 10 से करना पड़ेगा, मतलब इधर 2/3 एम्पियर करंट जा रहा होगा। और इधर कितना जा रहा होगा 80/3। इधर हायर पोटेंशियल ये है,
तो मतलब करंट इधर जा रहा होगा, इधर से जा रहा होगा, है ना। तो इधर से कैसे जा रहा होगा, तो 60 में से 80/3 को घटा सकते हैं, 180 100/3/3 10/3 एम्पियर करंट इधर जा रहा होगा, 2/3 इधर, 10/3 इधर। अब यहाँ देखते हैं 80/3 माइनस 0 दैट इज 8/3 एम्पियर करंट इधर आ रहा होगा। तो ये इधर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और इधर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल ऐसे जा रहा है, ठीक है। इधर उल्टा जा रहा है, इधर ऐसे जा रहा है। अब देखिए इसको जोड़िएगा तो उसके बराबर आ जाएगा 10/3 को, 2/3 और 8/3 को जोड़िएगा 10/3 आ जाएगा, है ना। तो जब चलो वाइडेड कभी भी नहीं होता है। अब देखिए किस बैटरी से कितना करंट जा रहा होगा। देखिए इस बैटरी से 8/3 एम्पियर करंट पास करेगा, इससे 8/3 एम्पियर, और पॉजिटिव डंडे से गुजर रहा है, पॉजिटिव डंडे से गुजर रहा है। इसका क्या मतलब है कि बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब पावर बैटरी सप्लाई कर रहा है। और इधर 2/3 आया, 8/3 आया, जंक्शन पर कोई करंट जमा नहीं होगा, तो 8/3 2/3 निकल के 10/3 हो जाएगा, बड़े डंडे से निकलेगा, और यहाँ भी 10/3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, ये रहा हमारा अगला सर्किट। अब इसमें भी सारा रेसिस्टेंस जो है 10 ओम का है। अब जीरो कहाँ पर माने, जीरो कहाँ पर माने, जहाँ मन तहाँ मान लेते हैं, पर थोड़ा भी सोच विचार कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। 0 0 0 20 0 60 60 40 100 100। अब देखिए यहाँ जाके फंस रहे हैं, यहाँ जाके फंस रहे हैं, यहाँ जाके फंस रहे हैं, कोई बात नहीं, जहाँ फंसे उसको x मान लिए, है ना। और जंक्शन लॉ को देखिए कैसे स्मार्टली लगाएंगे, x - 20 डिवाइडेड बाई 10 प्लस x - 100 डिवाइडेड बाई 10 प्लस x बाई 10 प्लस x - 60 बाई 10 इज इक्वल टू 0। अब 4x बराबर हो जाएगा 180 के, तो x आ जाएगा हमारा 45 वोल्ट, x 45 वोल्ट आ गया, 45 आ गया। अब पूरा नोड, ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल इधर ऐसे आएगा, 1.5 एम्पियर का करंट आएगा। यहाँ देख लीजिए, यहाँ 5.5 एम्पियर का करंट आ जाएगा, और यहाँ 2.5 एम्पियर का करंट आ जाएगा, और यहाँ बात करें तो यहाँ आ जाएगा 4.5 एम्पियर का करंट, ठीक है। अब देख लेते हैं किस बैटरी से कितना करंट जा रहा होगा। तो देखिए स्मार्टली देखना है, स्मार्टली। सबसे पहले तो बात करते हैं इस बैटरी का, तो इस बैटरी से 2.5 एम्पियर करंट पास करेगा, 2.5 एम्पियर, ये खट 2.5 4.5 जुड़ गया, 6 हो गए, 6 एम्पियर यहाँ से जाएगा, यहाँ 1.5 चला गया, 6 में से 1.5 चला गया, ओके। 4.5 बचता है, 5.5 यहाँ गया, 4.5 एम्पियर करंट है। 1 मिनट देखिए, यहाँ से 2.5 एम्पियर जाएगा, और 2.5 एम्पियर और 4.5 एम्पियर को जोड़ेंगे तो 7 एम्पियर करंट हो जाएगा। 7 एम्पियर यहाँ जाएगा, 7 में से 1.5 इधर चला गया, 5.5 बच गया, 5.5 एम्पियर करंट इधर हो गया। तो इस तरह से सारा बैटरी का। अब अगले पर आते हैं, और क्वेश्चन पर फोकस करो। क्वेश्चन एक बार दिखा दो सबको, व्यूअर को, कौन है? अब देखिए इसको कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को डील कैसे करेंगे। पहले सकल सूरत देखिए, देखने में लग रहा है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा, पहले तो आपका आंखें जो है आपकी नज़र व्हीटस्टोन ब्रिज को खोजेगी, लेकिन 5/10 10/3 जी नहीं है व्हीटस्टोन ब्रिज। अब क्या करें, अब क्या वही अपना पुराना तरीका, नोडल एनालिसिस 10, ये रहा 10। अब देखिए यहाँ से जैसे ही मूव किए फंस गए, कोई बात नहीं, x मान लो, और यहाँ गए फिर फंस गए, कोई बात नहीं, y को याद करो। अब लगा देते हैं वही मेथड, कौन सा मेथड, जब x के बारे में बात करो तो y को भूल जाओ, जब y के बारे में बात करो तो x को भूल जाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए x - 10/5 प्लस x - 10 ओम का है ये रेजिस्टेंस, प्लस x - y/20, देखिए बराबर होगा किसके, 0, क्योंकि जंक्शन पर करंट कभी भी जमा
नहीं हो सकता है बॉस। ठीक है, देख लेते हैं इसको। 4x माइनस 40 प्लस 2x माइनस 20 प्लस x माइनस वाई बराबर 0। 20 को उधर दे दिए फट से, 4 2 6x प्लस 7x माइनस वाई, ये बराबर होगा 7 के। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1 आया, ये आया हमारा इक्वेशन 1। अब लगाते हैं नोडल एनालिसिस। यहाँ पर जैक्सन लॉ यहाँ लगाते हैं, है ना, ये 10 तो यहाँ जैक्सन लॉ लगाते हैं। y माइनस 10 बटा 10 प्लस y माइनस 0 बटा 30 प्लस y माइनस x डिवाइडेड बाई 20, और ये बराबर किसके होगा? 0 के। ठीक है भाई, तो अब इसको भी सॉल्व करते हैं। 3y माइनस 30 नो 60 के मल्टीपल में लेना हो गया, 6y माइनस 60 प्लस 2y प्लस 3y माइनस 3x, और ये बराबर हो जाएगा 0 के। विधि इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 × 8 = 11y माइनस 3x बराबर होगा 60 के। ये हमारा इक्वेशन 2 आया। अब इक्वेशन 1 और 2 से सॉल्व करते हैं। दोनों इक्वेशन को सिंपली हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो इसको कर देते हैं 11 से मल्टीप्लाई, 77x माइनस 11y बराबर 607। ठीक है बस, और अब ये लिख रहा है माइनस 3x प्लस 11y बराबर 7। दोनों इक्वेशन का जब जोड़ेंगे तो 11y माइनस 11y प्लस 11y 0 हो जाएगा, और 74x बराबर 720 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको x का वैल्यू मिल जाएगा 720 बटा 74 वोल्ट, और सिमिलरली ये आगे जगह नहीं है, x का वैल्यू मिल जाएगा 720 बटा 74 वोल्ट, और y का वैल्यू मिल जाएगा, तो x का ये वाला वैल्यू वहाँ डाल देते हैं 11 इंटू 11y और 60 प्लस 3 इंटू 720 बटा 74। इसको सॉल्व करने पर y का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 1/11। फिर इसको सॉल्व करिएगा तो y का वैल्यू निकल जाएगा। उसके बाद आप कंप्लीट सर्किट एनालिसिस कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन थोड़ा ज़्यादा, इसके बाद बस कैलकुलेशन बचता है। तो इस सवाल को हम यहीं पर छोड़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्टकट फॉर राइटिंग करेंट इन पैरेलल सर्किट। वो क्या है शॉर्टकट? देखिए, जैसे I1 पूछेगा ना, I1 बराबर होता है सामने वाला रेजिस्टेंस, मतलब R2 डिवाइडेड बाय दोनों रेजिस्टेंस का सम, R1 प्लस R2 इंटू टोटल करेंट I टोटल, है ना। तो यहाँ ये I1 ही पूछा था, तो ये हो जाएगा। और I2 पूछेगा तो बस कुछ नहीं, सामने वाला R1 बटा R1 प्लस R2 इंटू I टोटल, और आप दोनों को जोड़ कर देखिए I टोटल आ जाएगा। दोनों को जोड़िएगा I टोटल आ जाएगा। ठीक है, दोनों को जब जोड़िएगा तो I टोटल I के बराबर ही आ जाएगा। अगले सर्किट पर आते हैं। अच्छा, इसमें R इक्विवेलेंट पता करना है। इसमें क्या सॉल्व करना है बस? R इक्विवेलेंट। देखिए ठीक से देखते हैं। ये दोनों किसमें है? ये दोनों पैरेलल में। 12 × 72 बाई 12 प्लस 6 18 4 ओम। इसको हटा के 4 ओम का एक लगा सकते हैं रेसिस्टेंस। ये 5 ओम, और ये 6 × 3 18 बाई 6 3 9 2 ओम, 2 दूनी 4 2 4 1 ओम। तो 5 4 9 10 ओम। R A B 10 ओम। R इक्विवेलेंट कितना आ गया? 10 ओम। अब यहाँ देखते हैं। देखिए, ये देखने पर, ये क्वेश्चन देखने पर कुछ भी क्लिक नहीं करता है। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, कौन सा इसमें लगेगा, ये क्वेश्चन देखते हैं पर सॉल्व कैसे होगा ये समझ में नहीं आता है। देखिए, तो इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, पहले इसका शकल सूरत सुधारते हैं।
देखिए यहाँ पर ए पोटेंशियल, इसका खाली वायर है, खाली वायर है, खाली वायर है, यहाँ पर भी पोटेंशियल ए ही होगा। ओके, यहाँ पर बी है तो यहाँ पर भी बी ही होगा। ठीक है बॉस। अब एक काम करते हैं, ए बी के अतिरिक्त कोई है ही नहीं, तो ये रहा ए, ये रहा हमारा बी। चलिए ए और बी के बीच में एक है पहला 2 ओम का, चलिए 2 ओम का लगा दिए। ए और बी के बीच में एक और है 3 ओम का, चलिए 3 ओम का भी एक लगा दिए। ए और बी के बीच में एक और है 6 ओम का, चलिए 6 ओम का भी एक लगा दिए। अब ये सिंपल सा सर्किट रह गया। देखिए देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन ये देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया। ये सिंपल सा क्या है, पैरेलल सर्किट है, पैरेलल सर्किट है। रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टर हमेशा इसमें रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 2 जा 12, 6 2 12 प्लस 6 2 8, वेट 3 2 6 प्लस 3 2 5। ओके, उससे अच्छा यही लगाइए, कोई शॉर्टकट यहाँ नहीं। 1/3 1/2 प्लस 1/6, इसको सॉल्व करिएगा। 6 2 3 5, 2 3 5 और 6, तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा आपका 1 ओम। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये आर सब आर है और इसमें ए और बी के बीच में पोटेंशियल पूछ हुआ है। ठीक है, तो इसको भी पहले सिंपल सूरत हम लोग सुधार देते हैं। ठीक है, ये ए, ओके, ये बी बी बी, यहाँ भी बी और यहाँ पे एक्स, यहाँ एक्स। ठीक है, अब हमको सब पता है, 3 पॉइंट है बस, ए बी एक्स। ए और बी के बीच में देखते हैं पहला कौन सा है। ए और बी के बीच में नहीं, ए और एक्स के बीच में है एक आर, ए और एक्स के बीच में है आर, बी और एक्स के बीच में भी एक है आर। ओके, अच्छा, बी और एक्स के बीच में एक और है आर। ओके, अच्छा, अब ए और बी के बीच में कितना है, ए और बी के बीच में बस एक रेजिस्टेंस है, आर 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 आर। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा R/2। सर्किट है हमारा ये, इसको वेट इसको सॉल्व करके R/2 इसको हटा देते हैं। ये R/2 R/2, ये दोनों को जब ऐड कर देंगे सीरीज में है तो 3R/2 R, और ये 3R/2 R। फ्लैश लाइट ऑन कर ले, सोल्व कर लेते हैं। तो R इंटू 3R/2 प्लस 5R/2, 2 कैंसिल, R कैंसिल, 3R/5। तो यहाँ से हमारा RAB आ गया निकल कर क्या, 3R/5। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ भी R इक्विवेलेंट पूछ रहा है इस पॉइंट के अबाउट, ए और बी के बीच में। ओके, तो पहले ए और बी, ए यहाँ तक ए है, ये बी के ये थोड़ा सा सही क्वेश्चन लग रहा है, बट क्या सही क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। ओके, ये एक्स, ये वाई, चलिए ए और बी के बीच में इस बार कोई भी नहीं है, एक्स वाई, ए और वाई के बीच में एक्स और वाई के बीच में
बी के बीच में, बी वाई और बी के बीच में, एक्स और बी के बीच में, ए और वाई के बीच में, के कंसिडर कर चुके हैं। 3 2 5, एक रेसिस्टेंस और कोई छूट रहा है, ए और एक्स के बीच में। अब देखिए इसको अगर ठीक से देखिएगा तो आर 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 और ये भी आर है, तो ये एक बैलेंस्ड वीटस्टोन ब्रिज है। आर बाई आर इक्वल है आर बाई आर डेट इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है ये कोई काम का नहीं है और इस दोनों के बीच का पोटेंशियल सेम है, मतलब यहाँ का जो वोल्टेज है और यहाँ का वोल्टेज दोनों सेम है। अब ये हमारा सिंपल सा सर्किट हो गया। ये आर बार 2R सीरीज में 2R, तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा आर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ओके ये क्वेश्चन को देखते हैं। ये तो सिंपल सा केस है व्हीटस्टोन ब्रिज का 1/2 तो 10 20 30 20 40 60 16 to 30 divided by 60 plus 30 and that is going to be equal to 6 3 18 by 6 3 9 20 ओम। आर इक्विवेलेंट यहाँ आ जाएगा 20 ओम। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ओके तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, हमें पार्टिकुलरली इस चीज़ पर फोकस करने के लिए बोल रहा है कि आर का वैल्यू हमको पता करना है सो दैट ए और बी का जो पोटेंशियल है, जो वोल्टेज है, वो सेम हो जाए, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। जब 0 होगा तब तो ये चीज़ हम कैसे पूरा करेंगे, देखिए इसके लिए एक होता है राइट अप्रोच, सही तरीका, और एक होता है रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब देसी जुगाड़, है ना। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज इधर 10/40 1/4 आ रहा है, तो उधर भी 30, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 30R/30 प्लस R, 30R/30 प्लस R, तो 30R/30 प्लस R। ओके ये नहीं दे रखा है क्या, विवेक कॉपी लाओ था नीचे से निकाल के, इसका वैल्यू नहीं, चलो ना इसका नीचे वाला का वैल्यू नहीं दे रखा है, नहीं नीचे वाला लाओ, नीचे वाला। क्वेश्चन लिखने में हमसे गलती हो गया है। इसका वैल्यू इसका वैल्यू इसका वैल्यू इसका वैल्यू इसका वैल्यू चल रहा इसका वैल्यू इसका वैल्यू इसका वैल्यू मान लेते हैं कि ये कितना है 40 ही मान लेते हैं। 40 4 10 बार 300 प्लस 10R इक्वल टू 30R, 20R इक्वल टू 300। तो यहाँ से रेसिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 20 डेट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 15 ओम। तो आर का वैल्यू आ गया 15 ओम। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। ये देख रहे हैं, देखने में आपको व्हीटस्टोन ब्रिज लग रहा हो, लेकिन उससे पहले ये डैश बनती आप करें कि इसको व्हीटस्टोन ब्रिज माने। पहले यहाँ देखिए ये 12 वोल्ट ये 0 वोल्ट, इस दोनों का पॉइंट का पोटेंशियल सेम नहीं है। इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब है कि ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए इसको सोल्व करने के लिए ना हम बहुत ही एक स्मार्ट मेथड लगाएंगे, और उस मेथड का नाम है करेंट पता करने वाला, है ना। यहाँ का पोटेंशियल हम लोग सिंपली पता कर लेंगे। देखिए इसको जोड़िएगा, इस सीरीज में है 2R, तो ये तीनों इससे पैरेलल में आ जाएगा, ये तीनों पैरेलल में आ जाएगा। ये 2R ये R और ये 2R ये पैरेलल में आ जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2R ये R हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इस तरह से हमारा हो जाएगा R/2। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब ये देखिए
तो यहाँ पे फोकस करता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, ये है इनफाइनाइट। एक अलग से डालो यार, ये देख सकते हैं इनफाइनाइट लैडर का क्वेश्चन है। इनफाइनाइट लैडर तक मतलब ये सर्किट जो है ये अनंत तक जा रहा है, ये सर्किट अनंत तक जा रहा है ना। तो ये सर्किट चूँकि अनंत तक जा रहा है तो इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करें तो कैसे करें, ठीक है। देखिए बहुत ही स्मार्ट मेथोडोलॉजी यूज करना होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताइए, आपको इस तरह के सर्किट में क्या सोचना होता है कि हम कितना पार्ट सर्किट के कितना पार्ट को हम लोग छुपा दें कि जो सर्किट जो है वो पहले की तरह ही रहे, है ना। इस क्वेश्चन में अगर आप देखिएगा तो अगर हम इसको इस पार्ट को अगर हम हटाना चाहें, इस पार्ट को इतने को तो खैर नहीं हटा सकते हैं, इतने को तो अलग से काट कर नहीं हटा सकते हैं। तो अगर इतने को हम हटा देते हैं तो बच जाएगा ये, इतने को हम हटा देते हैं तब बच जाएगा ये। इसका पोटेंशियल अगर x है तो इसका पोटेंशियल भी x होगा, क्या कि ये तो अनंत तक जा रहा है। अगर आप नदी में जाके एक बाल्टी पानी निकाल लेते हैं तो नदी में पानी कमेगा? बिल्कुल भी नहीं कमेगा। उसी तरह से अगर ये अनंत तक जा रहा है, ये अनंत तक जा रहा है तो इसमें से हम इतना पार्ट हटा देते हैं। तो इतना पार्ट हटा देते हैं, इतना पार्ट अगर हम हटा देते हैं, इसका हम मान लीजिए x है, इतना पार्ट हटा दिए, तब भी तो इसका जो रेसिस्टेंस है R-इक्विवेलेंट वो x ही होना चाहिए, है ना। तो देखिए इसका हम x मान लिए, ये रहा, ये b रहा और ये ऐसा जा रहा था, ओके, जिसके R-इक्विवेलेंट को हम x मान लिए हैं, ये r, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये दोनों किस में है? पैरेलल में, तो RX डिवाइडेड बाय R प्लस एक्स, और ये सीरीज में, तो R प्लस RX बाई R प्लस एक्स, इट शुड बी इक्वल टू व्हाट? x। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, R स्क्वायर प्लस RX इक्वल टू x, R स्क्वायर प्लस 2RX माइनस एक्स इक्वल टू 0। और अगर यहाँ x का वैल्यू निकालना चाहे हम लोग तो x का वैल्यू निकल जाएगा 2r माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस R स्क्वायर, और x को अगर निकालते हैं तो R स्क्वायर बाई 1 माइनस 2r, ठीक है। तो R-इक्विवेलेंट का वैल्यू इस तरह से हमें पता चल गया, R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2r होगा ये द राइट आंसर। ओके अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए इसमें भी सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम है, इनफाइनाइट लैडर का ही प्रॉब्लम है, ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है। फिर से सोचना है कितना सर्किट को हम छुपा ले, कितना सर्किट को हम छुपा ले कि जो बचा हुआ सर्किट होगा वो सेम हूबहू ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस प्रॉब्लम में कितना पार्ट को छिपा ले। देखिए अगर यहाँ तक छिपाते हैं, यहाँ तक इसके बाद से तब जो बचता है, जो पार्ट बच जाता है, क्या वो उस तरह का बनता है? नहीं। यहाँ तक अगर छिपा ले तो तब भी नहीं, ओके। तो क्या करना होगा इसमें, इतना पार्ट को अगर हम छिपा लेते हैं तो उसके बाद जो बनता है वो सेम है। तो ये रहा, तो पूरे को x मान लेते हैं, r, ये रहा r, और ये रहा उसके बाद का x। लेकिन यहाँ का जो x है वो किस चीज़ में है ये देखना होगा, सीरीज में है या पैरेलल में है ना। तो वो सीरीज में है या फिर पैरेलल में है, तो देख सकते हैं कि पैरेलल में ही है x, तो r प्लस एक्स। अब ये दोनों पैरेलल में r प्लस एक्स, और ये दोनों पैरेलल में r प्लस एक्स इंटू आर, 2r प्लस एक्स, ये R-इक्विवेलेंट आएगा निकल के, और ये x के बराबर होना चाहिए। R स्क्वायर प्लस RX इज इक्वल टू हो जाएगा 2RX प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक बन गया है। अब इसको सॉल्व करना होगा, एक्स स्क्वायर
प्लस आर एक्स माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके बाद एक्स का वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं सॉल्व करके। सिंप्लिसिटी आचार्य यूज कर लीजिए। माइनस आर प्लस माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये सॉल्व कर लीजिए। माइनस को हटा देंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस आर प्लस अंडर रूट 5r डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा आर इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा। अगले नेक्स्ट वीडियो